हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारे यूनिट 7 हिंदी कहानी की श्रृंखला चल रही थी, उसी में आज हमारी अगली कहानी है, वो है राजा निर्वंशिया। तो दोस्तों, आज हम इस कहानी का मूल पाठ अध्ययन करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो आइए मेरे साथ देखते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी है हमारी राजा निर्वंशिया। ठीक है दोस्तों, कौन सी आज की कहानी हमारी? तो आज की कहानी है हमारी राजा निर्वंशिया। जो हमारी ये कहानी है राजा निर्वंशिया, ये कमलेश्वर की है। तो दोस्तों, हम देखते हैं। कहानी ये थोड़ी हमारी लंबी है और इसका जो भी तथ्यपरक अध्ययन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो भी इस कहानी से जुड़े हुए तथ्य हैं उनकी चर्चा। तो चलिए। तो दोस्तों, इस कहानी को बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि ये कहानी है हमारी राजा निर्वंशिया। इसमें मूलतः दो कथाएं चलती हैं। एक पौराणिक कथा है जो राजा रानी के माध्यम से चलती है, और एक जो पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक कथा को लेकर चलती है, वो जगपति की कहानी है। ठीक है दोस्तों, तो इस कहानी में आपको साथ साथ दो कहानियाँ चलती हुई नजर आएंगी। एक राजा रानी की कथा है, जो राजा निर्वंशिया हैं उनकी कथा है, और एक इसमें जो आधुनिक कथा है वो है। तो हम दोनों कहानियों को साथ साथ लेकर इसमें चलेंगे। ठीक है। तो एक राजा निर्वंशिया थे, माँ कहानी सुनाया करती थी। यानी लेखक इसमें कह रहा है कि एक राजा निर्वंशिया थे, माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास ही चार पांच बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरों पर चढ़ाने के लिए उत्सुक बैठ जाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता, उसी चौक पर मिट्टी की 6 गोरें बनाई जाती। दोस्तों ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों, जो भी मैंने इस कहानी में बोल्ड किया होगा यानी जो हाईलाइट किया होगा, वो कहानी क्वेश्चन के पॉइंट रिव्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो आप ध्यान रखना कि जो गोरें थी वो कितनी बनाई जाती थी। तो वो 6 गोरें बनाई जाती थी, रखी जाती थी, जिनमें से ऊपर वाली की बिंदिया और सिंदूर लगता, बाकी पांचों नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। एक ओर दीपक की बाती स्थिर जलती रहती और मंगल घट रखा रहता, जिस पर रोली से सथिया बना जाता। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती। यानी लेखक इसमें बताता है कि माँ एक पूजा करती थी, उसमें एक कहानी सुनाया करती थी, बच्चों को वहीं पे बिठा लिया करती थी, और बच्चे फूल लेके बैठ जाते। जैसे ही पूजा समाप्त होती, वैसे ही बच्चे जो गोरें बनाई जाती उन पर फूल चढ़ा देते। तो बच्चे कहानी सुनने के उद्देश्य से वहां पर माँ के पास बैठे रहते थे। तो माँ कहती हैं कि एक राजा निर्वंशिया थे, माँ सुनाया करती थी, उनके राज्य में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना काम काज देखते थे, कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा के एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, राजा जगपति। ठीक है दोस्तों, ये तो ऊपर वाली तो कहानी रही हमारी, जो पौराणिक कथा राजा निर्वंशिया के माध्यम से चलती है, उसका परिचय दिया थोड़ा। अब लेखक है वो कहता है अपनी कहानी कि मेरे सामने मेरे ख्वाबों का राजा था, राजा जगपति, यानी जगपति। तब जगपति से मेरी दांत काटी दोस्ती थी। यानी लेखक और जगपति दोनों दोस्त थे। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते, दोनों एक से घर के थे, इसलिए बराबरी की निभती थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया। यानी जो लेखक था वो मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया, और जगपति कस्बे के वकील के यहाँ मुहर्रिर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यानी जब राजा, जो उन्होंने जगपति बताया है अपना दोस्त, तो दोस्त और लेखक साथ साथ पढ़ा करते थे, और मैट्रिक पास करते ही जो लेखक है वो एक स्कूल में नौकरी करने लगा, और जो जगपति है वो एक पास के कस्बे में ही एक वकील थे, उनके यहाँ मुहर्रिर हो गया। जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ, उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हो गई, और उसकी शादी भी हो गई कि लोगों ने तमाशा बनाना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी।
यानी लड़की वालों ने बोल दिया कि शादी तो हो गई कि हम विदा अभी नहीं करेंगे, और जो विदा है वो हम बाद में करेंगे। ब्याह हो जाएगा और 7वीं भामर तब पड़ेगी जब पहली विदा की सायत होगी, और तभी लड़की अपनी ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक कौन मैटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई, और लड़के वाले ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी। यानी क्या हुआ था दोस्तों, लड़की वालों ने मना कर दिया कि अभी नहीं। तो जो जगपति की पत्नी थी वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, वो उसकी वहाँ पर चली नहीं। जो घर में और लोग थे बड़े, उनकी बात कैसे काटे, तो उसकी चली नहीं। बारात बिना बहू के वापस आ गई। तो फिर लड़के वालों ने सोचा कि अब जगपति की शादी है वो कहीं और से होगी, वहाँ पर नहीं होगी। चाहे कानी लूली से हो, पर लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया। लड़की वालों ने माफ़ी मांग ली और जगपति की पत्नी अपनी ससुराल आ गई। यानी 1 साल में बातचीत होते फिर सब उनमें बातचीत हुई और लड़की की शादी उन्होंने कर दी। लड़की अपने ससुराल आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया, और सास ने बहू की बलाइयाँ लेकर घर की सब चाबियाँ सौंप दी। गृहस्थी का ढंग बार समझा दिया। जगपति की माँ न जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली। पूजा पाठ में समय कटने लगा। दोपहरियां दूसरे घरों के आंगन में बीतने लगी, पर सांस का रोग था उन्हें। यानी जो जगपति की माँ थी, उन्हें क्या था, तो उन्हें सांस का रोग था। सो एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया था। यानी उन्हें सांस का रोग था और वो वृद्ध भी थी। तो उन्हें लगा कि अब मेरे चलने का समय आ गया है। तो उन्होंने एक दिन जो जगपति की बहू थी, जिसका नाम चंदा है दोस्तों, तो चंदा को अपने पास बुलाया और उससे बोलती हैं, बेटा, जगपति बड़े लाड़ प्यार का पला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूँ। अब तुम ध्यान रखना। फिर रुककर उन्होंने कहा था, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की, जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, शुमार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना नाक कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ, इन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दें। अब बेटा, इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। आज से तुम्हारे ससुर होते तो भला। कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गए और वे जगपति की देखभाल उससे सौंपकर सदा के लिए मौन हो गई। यानी उन्होंने अपनी बहू को समझा दिया कि बेटा, जो भी है अब तुम्हारा है, अब मैं तो इस दुनिया से जाने वाली हूँ। ऐसे करके उन्होंने जो जगपति की बहू थी चंदा, उसको समझा दिया। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वे गोद में न खिला पाए। यानी उनके मन में, प्राय वृद्धों के जो मन में होती है लालसा कि उन्हें पोता पोती ही ये खिलाने को मिल जाए, तो उनके भी ये था कि एक संतान हो जगपति की, जैसे वो अपनी आंखों से देख लें। और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अपनापा बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में शांत शीतलता है, जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडियां की खनक उसके कानों में बस गई थी, हर दरवाजे की चरमराहट पहचान गई थी। यानी चंदा धीरे धीरे उस घर के वातावरण से पूरी तरह से परिचित हो गई थी। एक रोज राजा आखेट को गए। अब दोस्तों यहाँ से राजा की कहानी स्टार्ट होती है। यहाँ तक जगपति की कहानी चली इस पैरा में, अब यहाँ इस नेक्स्ट पैरा में अब राजा की कहानी चलेगी। माँ सुनाती थी, राजा आखेट को जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते। यानी दोस्तों आखेट का मतलब होता है शिकार, ठीक है, जो राजा शिकार खेलने जाते थे। कि एक रोज राजा आखेट को गए। माँ सुनाती थी, राजा आखेट को जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते। यानी जब भी राजा शिकार खेलने के लिए जाते थे तो 7वें दिन तो अवश्य लौट आते। पर उस दफा जब गए तो 7वें दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेकर खोज में निकली। यानी जब राजा शिकार खेलने के लिए गए थे तो वो 7वें दिन नहीं लौटे, तो फिर रानी को उनकी चिंता हुई, तो वो एक मंत्री को साथ लेकर राजा को खोजने के लिए निकली। आगे देखें।
और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। अब देखो ना दोस्तों, यहाँ से फिर जगपति की स्टोरी शुरू होती है कहानी के। और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर के रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। ये पिछली बार क्वेश्चन में भी आया है, यानी एनटीए क्वेश्चन में भी आया है। दयाराम पात्र किस कहानी का पात्र है? तो आपको जो गौण पात्र हैं उनको भी ध्यान रखना है। तो दयाराम की शादी में जो जगपति है वो जाता है। तो उसके दूर के रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। कह गया था 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, यानी वो घर पे कह गया था चंदा से कि वो 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा। पर छठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। यानी छठवें दिन ही उसे पता चला, खबर आई कि जो दयाराम है उसके घर शादी के बाद डाका पड़ गया है। किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थी कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया है। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ा। यानी सभी मेहमान अपने अपने घर को विदा हो लिए थे। जगपति भी अगली रात जाने वाला था सुबह। पर जवान आदमी भला खून मानता है और उसी रात डाका पड़ गया। डाक डाके वालों ने जब बंदूकें चलाईं तो सबकी घिंगी बंध गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोंककर लाठियां उठा ली। घर में कोहराम मच गया, फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाँक लगाई, ये हवाई बंदूकें इन ठेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। यानी जो जगपति था वो उनकी बंदूकों से मुकाबला करने के लिए लाठी लेके उनको ललकार रहा है। आगे देखें। पर दरवाजे तड़ तड़ टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपति की जांघ को पार करती हुई निकल गई, दूसरी उसकी जांघ के ऊपर कूले में समा गई। यानी जो जगपति था उसके एक जांघ में गोली लग गई, तो वो गोली लगते हुए उसके जांघ में ही समा गई। चंदा रोती कलपती और मनौतियां मनाती जब पहुंची तो जगपति अस्पताल में था। जैसे ही ये खबर चंदा को मिली तो चंदा वहां पे गई, तो चंदा जगपति को अस्पताल में मिलती है। दयाराम के थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जगपति की देखभाल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियां बनी थीं उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। यानी जो जगपति था उसके तो मामूली चोटें थीं, तो उसे तो उस अस्पताल से छुट्टी मिल गई, तो वो फिर चला गया। फिर चंदा को ही रहना पड़ा उसके जगपति के वहाँ पर साथ। कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था। यानी जो कस्बा था वहाँ से जो दयाराम का गांव था वो मात्र 4 कोस दूर पड़ता था। दूसरे तीसरे वहाँ से आदमी आते जाते रहते, जिस सामान की जरूरत होती पहुंचा जाते। यानी दूसरे तीसरे दिन वहाँ से लोग आते जाते उसे देखने के लिए, और जिस सामान की जरूरत होती वो लेते आते। पर धीरे धीरे उन लोगों ने खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं, जांघ की हड्डी चटक गई थी और कूले में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव था। यानी गोली लगी थी, अब इतनी छोटी वो बीमारी तो थी नहीं कि हालत सही हो जाती। कस्बे का अस्पताल था, कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल रखते। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए, छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। यानी जो अस्पताल था उसमें बड़े डॉक्टर साहब जो डॉक्टर होते हैं वो तो नहीं आते थे, लेकिन जो कंपाउंडर थे वही मरीजों का और उनके रिश्तेदारों का जो भी अस्पताल में काम था वो सब वही संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों को सिर्फ 6-7 खाटें थीं। मरीजों के कमरे में लगा दवा बनाने का कमरा था, उसी में एक आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज। यानी अस्पताल भी ज़्यादा आधुनिक नहीं था, एक छोटा सा ही अस्पताल था। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो बच्चन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते थे। दोस्तों इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर जो आया है हमारा वो है बच्चन सिंह। ठीक है दोस्तों, ये कंपाउंडर है, इसको भी आप ध्यान रखना, जो अस्पताल का कंपाउंडर है। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या गिर गिराकर हाथ पैर तोड़ लेने वाला एकाध लोग। छठे छमासे कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग गिरता ही नहीं था। यानी उसमें ज़्यादातर जो लोग आते थे या तो फौजदारी के शहीद आते थे या फिर कोई गांव का आदमी आता था। औरत तो वहाँ बहुत कम आती थी, जैसे उन्हें कोई रोग ही न होता हो।
कभी कोई बीमार पड़ती तो घर वाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उसके जीने मरने की खबर तक न मिलती। यानी अगर कोई औरत बीमार हो भी गई है तो गांव से उसका पति आता या कोई आदमी आता और उसको 8-10 दिन की दवा बनवा ले जाता, उससे वो उसका काम चल जाता। उस दिन बच्चन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंधी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी थी। वह और रोगियों से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह से करा उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बच्चन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला खोसे अपनी भयातुर आवाज दबाने की चेष्टा कर रही थी। यानी जो जगपति कंपाउंडर था वो ऐसे जो डॉक्टर आमतौर पर होते हैं तो वो ऐसा अभ्यस्त था कि वो और लोगों से भी बात करता जा रहा था और साथ ही उसकी पट्टी को खोलता जा रहा था। और हुआ ये था कि उसकी पट्टी खून में चिपक गई थी तो एकदम से जैसे ही उसने पट्टी को खींचा तो जगपति बुरी तरह से उसको दर्द हुआ। तो चंदा ये देख के चंदा की भी चीख निकल गई थी। जगपति एक बारगी मछली सा तड़प कर रह गया। बच्चन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बांह पर टप से चंदा का आंसू छू पड़ा। बच्चन सिंह सहरसा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू दिया। आहो कराहो दर्द भरी चीखों और चटकते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों को पके आम सा दबा देता था। खाल को आलू सा छील देता था। उसके मन से जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर हुआ और वह बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, च रोगी की हिम्मत टूट जाती है। यानी उसने फिर एकदम से चंदा की ओर देखा और कहा कि ऐसे मत करो वरना रोगी की हिम्मत टूट जाती है। पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात से उचट गया। यह बेपरवाही तो चीख और कराहों की एक रास्ता से मिली थी, रोगी की हिम्मत हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्य निष्ठा से नहीं। जब तक वो घाव की मरहम पट्टी करता रहा तब तक किन्हीं दो आंखों की करुणा उसे घेरे रही और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बच्चन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवा खाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ के सहारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जांग का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा। कूले का घाव कुछ दिन जरूर लेगा। अच्छी से अच्छी दवाएं दूंगा। दवाइयां तो ऐसी हैं कि मुर्दों को चंगा कर दें पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाइयाँ। यानी चंदा कहती है तो फिर वो दूसरे किसी अस्पताल से नहीं आ सकती, उनसे मंगा लीजिए। चंदा ने कहा, आ तो सकती हैं पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है उनमें। बच्चन सिंह ने कहा। चंदा चुप रह गई तो बच्चन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, रही दवाइयाँ तो कहीं न कहीं से इंतजाम करके ला दूंगा। यानी बच्चन सिंह कहता है कि कोई बात नहीं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताना और दवाइयाँ तो मैं इंतज़ाम कैसे न कैसे कर लूँगा। आगे दोस्तों, महकमे से मंगाएंगे तो अब आते महीने लग जाएंगे। यानी अगर मंगाएंगे तो आते आते महीना तो लग ही जाएगा। शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा, ताकत की दवाइयों की बड़ी ज़रूरत है उन्हें, अच्छा देखा जाएगा। कहते कहते हुए रुक गया। चंदा से कृतज्ञता भरी नज़रों से उसे देखा और उसे लगा जैसे आंधी में उड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वह जगपति की खाट से लगकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को अपने पोरे से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बच्चन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरों के एक कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे। और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। यानी वो जगपति से फिर कहती है कि वो कंपाउंडर साहब हैं, वो कह रहे थे। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर में बोला, कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए जरूरी हैं, मैं जानता हूँ, पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं, हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। यानी जगपति कहता है
कि देखो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हमें वो दवाइयाँ करवा सकें, इसीलिए औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसों की। तुम तो चंदा कहती है देखा जाएगा, कंपाउंड साहब इंतजाम कर देंगे, उनसे कहूंगी मैं। नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाएं। इसमें तो तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा, और तीसरे रोज जगपति के सिरहाने कई ताकत की दवाइयां रखी थीं, और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए खाट भी पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थीं, जैसे वो अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो। चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो, सबसे ऊपर सहायता करने वाले की दया से जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो यह सब सह न पाई, उसके जी में आया कह दे, क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए? पर वह तो खुद तुमने लिए थे, और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार करना पड़ा था, इसीलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठा पौरुष तिल मिलाकर जाग पड़ा है। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई, और बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है। यानी चंदा ने उसकी, जो जगपति था उसकी मानसिक दशा को पहचान लिया है, और वो कहती है कि ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दिया था, उसी में आई हैं, मुझसे पूछा तक नहीं। और जगपति ने कहा, और जैसे खुद मन की कमजोरी दबा गया, कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बच्चन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती। और उससे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक हुआ रौ में बड़ी बड़ी बातें कह जाता है, ज्ञानियों की तरह सीख दे देता है। आगे वो दोस्तों, और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई, तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बच्चन सिंह ने उसके लिए खाट का इंतजाम भी करवा दिया है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई, और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवा खाने की ओर चली गई, जहां बच्चन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांग फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था, और यह भी कि वह क्यों बच्चन सिंह का एहसान अभी से लाद ले, पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। वह बेधड़क सी दवा खाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज, कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने व्रत में अधिक प्रकाशवान होकर कोने के अंधेरों को और भी घनीभूत कर रही थी। बच्चन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा रुक समझ गई, सहम गई। यानी चंदा ने जब बच्चन सिंह ने उसके लिए दवा ला दी थी, तो फिर चंदा अपना हाथ का जो कड़ा था वो बच्चन सिंह को देने के लिए उसके कमरे में जा रही थी। तो वो कमरे में जाने में थोड़ा सहम रही थी। तो आगे देखें, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो, ऐसा कुआं जो निरंतर पतला हो गया है, और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो, नीचे अंधेरा एकांत घुटन पाप। दोस्तों एक बात बताऊं, मैं ये वाली जो पंक्तियां मैंने बोल्ड कर रखी हैं, ये दरअसल हमारे एग्जाम का एक क्वेश्चन है। यानी एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपको कहानी के बीच में से कोई पंक्तियां दे देगा और पूछ देगा कि ये कौन सी कहानी की है। तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरी कहानी को समझकर चलना है। आगे देखते हैं। बच्चन सिंह आवाक ताकता रह गया, और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। यानी चंदा वहाँ पे जो उसके कमरे में जाने से पहले वो वहीं पर खड़ी हो गई, और फिर अचानक पीछे से वापस लौट गई। बच्चन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति कौंध गई, और उसने वहीं से बहुत संयम आवाज में जबान दो को दबाते हुए जैसे वायु में स्पष्ट ध्वनि कर दिया, चंदा। वह आवाज इतनी बेआवाज थी और निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बच्चन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने का खड़ा पेड़ स्तब्ध खड़ा था। उसकी काली परछाई की परत ही जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने
उन्हें अपने व्रत में समेट लेती और दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती। दवा खाने का लैंप सहसा भभक कर रुक गया और मरीजों को कमरे से एक कराह की आवाज दूर मैदान के छोर तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयमित करते हुए कहा, यह कड़ा तुम्हें देने आई थी। यानी चंदा जब जगपति से कहती है कि मैं ये कड़ाही आपको देने आई थी, तो वापस क्यों चली जा रही थी? जगपति कहता है तो चंदा चुप और 2 क्षण रुककर उसने अपने हाथ के सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस न होते हुए भी यह काम आवश्यक था। बच्चन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दीं। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिनकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दीं। उनमें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बच्चन सिंह दवाखाने की ओर। यानी जो कड़ा उसने लिया था चंदा से, वही उसने चंदा का हाथ लिया और उसने उसे पहना दिया। और फिर चंदा चुपचाप अपने जो कोठरी जहाँ पे उसको रुकने के लिए व्यवस्था थी वहाँ पर चली गई। कालिख बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिख में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवा खाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थीं। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी, तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिनमें असमंजस था, पीड़ा थी और निर्भीकता थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसी धूमिल चमक। यानी जब चंदा सुबह जगपति के बिस्तर को ठीक करने गई, तो जब जगपति ने उसे देखा तो उसे चंदा कुछ परेशान सी मालूम हुई। अब दोस्तों यहाँ से फिर देखना हमारी राजा वाली कहानी स्टार्ट होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारी फिर राजा वाली कहानी स्टार्ट होगी। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी, तो राजा महल में उपस्थित थी। यानी जब रानी राजा को देखने के लिए गई थी, जो वो 7वें दिन के नहीं वापस आए थे, तो जब वो मंत्री के साथ गई तो फिर उसे राजा नहीं मिले। जब वो वापस आई महल में, तो उसने देखा राजा वहीं उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को न रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात सूल सी गढ़ती रहती कि उनके कोई संतान न थी। यानी राजा रानी में एक दूसरे में बहुत प्रेम था, लेकिन एक बात और थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ता जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीज की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है। यानी अब कहानी हमारी फिर जगपति वाली चलेगी। तो इसमें उन्होंने बताया बताया है कि बच्चन सिंह ने जब मरहम पट्टी के लिए आया, तो उसने बताया कि उसका तबादला अब दूसरे अस्पताल मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो भला ही लगा। आए दिन रोग घेरे रहते हैं। बच्चन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंच जा रहा है, तो कुछ मदद मिलती रहेगी। यानी बच्चन सिंह जो इस अस्पताल में जा रहा था, वो जगपति के जहाँ रहता था उसका ही कस्बा था। तो उसने कहा कि कोई ना कोई बीमारी होती रहती है, तो बच्चन सिंह से वहाँ पे आराम से इतना परिचय हो गया कि आराम से मदद मिलती रहेगी। आखिर वह ठीक तो होगा ही, और फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा। पर दूसरे ही क्षण उसका दिल अकथ भारीपन से भर गया। यानी दूसरे ही क्षण उसे, एक मिनट दोस्तों, पर दूसरे ही क्षण उसका दिल अकथ भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे
नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे। जरा सा बेखबर होने पर सीधे बीन सकते थे और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धुएं की लकीरें की तरह कांपकर मिटने लगीं और मन में छुपे संदेह के राक्षस बना बदल योगी के रूप में घूमने लगा। यानी वो कुछ और सोचने लगा। और 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात झुक आई थी और फिर उनकी गली में तो शाम से ही अंधेरा झरना शुरू हो जाता था। पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि वनवास काटकर राजधानी लौटे हों। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरही सुत रही थी, जिसके दराजदार दरवाजों से लालटेन की रोशनी की लकीरें झांक रही थीं और कच्ची तंबाकू का धुआं रुली गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी जंगला खटिया के गड्ढे में कुप्पी के मंदिम प्रकाश में खसरा खतौनी बिछाए मीजान लगाने में मशगूल थे। यानी जब वो अपने घर आ गए तो उसके पड़ोस का वातावरण है। जब जगपति ने घर का दरवाजा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, राजा निर्वंशिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी आई है। यानी उसकी जो चाची थी वो जगपति को इतना नहीं चाहती थी, तो उन्होंने जगपति के जो संतान नहीं थी तो उस पर व्यंग करते हुए कहा कि राजा निर्वंशिया अस्पताल से लौट आए और कुलमा भी आई हैं। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बरोठे में घुसते ही जगपति हाँफ कर बैठ गया। झुंझलाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन जला लाओ। तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, न तेल न। कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी, जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात किए अंदर चले गए। यानी जगपति ने उसे ऐसा उलाहना दिया कि न तो तुम्हारे तेल होगा और न बच्चा ही, शायद उसने ये कहना चाहा था। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थीं। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कह रहा था, राजा निर्वंशिया अस्पताल से आ गए हैं। और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती सिसकती चंदा न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद न आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं आकार बहुत क्षीण होता होता बिंदु सा रह गया, पर बिंदु के हाथ थे, पैर थे और दिल की धड़कन थी। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारें और गहन गुफाओं सी अलमारियां, जिनमें से बार बार झांक कर देखता था और शहर उठता था, फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया हो। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा लंबा तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उसकी सिराओं में कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुलता से खोल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उनके लंबे लंबे नाखून निकल आए और राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम पर्वत। यानी ये जब जगपति सोच रहा है रात में, और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बार की चक्कर काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर घिघी बंध जाने के बाद उसकी आवाज़ फूटी, चंदा। चंदा की नरम सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पार्टी का सहारा लेकर झुका। कांपते पैर उसने जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पास से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज में जीवन का संगीत गूंज रहा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर बाद स्वयं चंदा के मुख पर आभा फूट कर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्ज्वल हो उठे और जगपति की आंखों को ज्योत मिल गई। वो मुग्ध सा ताकता रहा। चंदा के बिखरे बाल, जिनमें हाल के जन्मे बच्चे के गहवारे बालों की सी महक, दूध की कचाइंद, शरीर के रस की सी मिठास और स्नेह सी चिकनाहट, और वह माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम नरम से रोए रेशम से, और उस पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी का हल्का मिटा हुआ सा आभास।
नन्हे नन्हे निर्बंधक सोए पलक और उनकी मासूम सी कांटों की तरह बरौनियां और सांस में घुलकर आती हुई वो आत्मा की निष्कपट आवाज की लय, फूल की पंखुड़ी से पतले पतले होठ, उन पर बड़ी बड़ी अछूती रेखाएं जिनमें सिर्फ दूध की महक। यानी वो चंदा को उसके पास जब वो सो रही थी तो उसकी खाट के पास जाकर उसे देख रहा है और सोच रहा है। उसकी आंखों के सामने ममता सी छा गई, केवल ममता, और उसके मुख से अस्फुट शब्द निकल गया, बच्ची। डरते डरते उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिष्य उसके अंक में आने के लिए छटपड़ाकर निराश होकर सो गया हो। उसने दोनों हथेलियों को पसार कर उसके सिर को अपनी सीमा में भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज उसकी अंगुलियों में टकराई। वह जैसे होश में आया। यानी जब वो उसका सर सहला रहा था तो कोई कठोर सी चीज उसके हाथ में आई तो जैसे एकदम से वो होश में आया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर के नीचे टटोला। एक रूमाल में बंधा कुछ उसके हाथ में आ गया। अपने को संयत करता हुआ वहीं जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में वह उस रूमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे। यानी जैसे ही उसने उन सोनों को कड़ों को देखा तो उसे याद आया कि वो चंदा तो कह रही थी कि उसने इसे बेचकर उसकी दवा कराई है, लेकिन कड़ा दोनों उसके पास है। और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। ये कड़े तो चंदा बेचकर उसका इलाज करा रही थी। ये सब दवाइयाँ और ताकत के टॉनिक। उसने तो कहा था ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है। मैंने खाद के कड़े बेचने को दे दिए थे, पर उसका गला बुरी तरह सूख गया, जवान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। उसने चाहा कि चंदा को झकझोर कर उठाए और शरीर की शक्ति बह सी गई थी, रक्त पानी हो गया था। थोड़ा संयत हुआ, उसने वे कड़े उसी रूमाल में लपेटकर उसकी खाट के कोने पर रख दिए और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, पर क्यों? कड़े आज तक छुपाए रही। उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर क्यों? किस लिए? और जगपति का दिल भारी हो गया। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वह एक सींग का बना ढांचा रह गया, नितांत हल्का, तिनके सा हवा में उड़कर भटकने वाले तिनके सा। उसे रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांगकर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। इतने दिन की गैर हाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहर्रिर रख लिया था। यानी जब वो घर पे आया तो फिर उसकी जो नौकरी थी वो भी छूट गई थी, क्योंकि उसके काफ़ी दिन हो गए थे। वकील साहब ने दूसरा मुहर्रिर रख लिया, उसकी जगह नौकर रख लिया। और फिर उसने सोचा कि अब कुछ किया जाए। वह रोज यही सोचता, जब चंदा सामने आती तो न जाने कैसी असहाय सी उसकी अवस्था हो जाती। उसे लगता जैसे डंक मारकर वो चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया। वह सोचता आखिर चंदा क्या रह जाएगी। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या? चंदा के साथ वह यह अन्याय कैसे करे? उससे दूसरी आंख की रोशनी कैसे मांग ले? फिर तो वह नितांत अंधी हो जाएगी और उन कड़े को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे वो उस लज्जा को स्वयं ही उधार उधार कर ढांपेगा। यानी वो सोच रहा था कि वो चंदा से कड़े मांग ले और उनको बेचकर कुछ कारोबार अपना जो भी करे वो कारोबार धंधा देख ले। लेकिन वो कड़े उस चंदा से मांग नहीं पा रहा है कि अगर वो कड़े मांगेगा, कड़े की बात करेगा तो फिर से वही सारी स्थिति सामने आएगी। और उन्हीं ख्यालों में डूबा सुबह से शाम तक इधर उधर काम की टोह में घूमता रहता। किसी से उधार ले ले, पर किस संपत्ति पर? क्या है उसके पास जिसके आधार पर कोई उसे कुछ देगा? और मोहल्ले के लोग जो एक एक पाई पर जान देते हैं, कोई चीज़ खरीदते वक्त भाव में एक पैसे कम मिलने पर मीलों पैदल जाकर एक पैसा बचाते हैं। एक एक पैसे की मसाले की पुड़िया बनवा कर 11 मरतबा पैसे को हिसाब जोड़कर एक आध पैसा उधार कर मिन्नतें करते सौदा कर घर लाते हैं। गली में कोई खूंचे वाला फंस गया तो 2 पैसे की चीज को लड़ झगड़ कर 4 दाने ज्यादा पाने की नीयत से 2 जगह बंधवाते। यानी वो सोच रहा था कि अगर गली मोहल्ले में भी अगर किसी से मांगे तो उस किसी के भी पास तो नहीं था, सभी तो इतने कंजूस थे कि उन्हीं की व्यथा बता रहा है कि भाव के जरा से फर्क पर घंटों बहस करते, शाम को सड़ी गली तरकारियां को किफायत के कारण लाते
ऐसे लोगों से किस मुंह से मांगकर वह उनकी गरीबी के एहसास पर ठोकर लगाए। पर उस दिन शाम को जब वो घर पहुंचा तो बरूठे में ही एक साइकिल रखी नजर आई। लेकिन जब वो शाम को घर पहुंचा तो उसे अपने घर के बाहर साइकिल नजर आई। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी वो आगंतुक की कल्पना न कर पाया। भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज़ सुनकर ठिठक गया। उस हंसी में एक अजीब सा उन्माद था और उसके बाद चंदा का स्वर, अब आते ही होंगे, बैठिए न 2 मिनट और अपनी आंख से देख लीजिए और उन्हें समझाते जाइए कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं जो दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके। हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती, ख्याल नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। कोई पुरुष स्वर था वह, यानी वो बाहर से सुन रहा था कि उसी के बारे में बातें हो रही थी। यानी जगपति उनके घर आया हुआ था, वो डॉक्टर बच्चन सिंह उनके घर आया हुआ था। जगपति असमंजस में पड़ गया, वह एकदम भीतर घुस जाए इसमें क्या हर्ज है। पर जब उसने पैर उठाए तो वे बाहर जा रहे थे। बाहर बरूठे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूझ आई। वहीं से यह संजान बनता बड़े प्रश्न से आवाज को खोलता चिल्लाया, अरे चंदा, यह साइकिल किसकी है, कौन मेहरबान। चंदा उसकी आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशखबरी सुना रही थी, अपने कंपाउंडर साहब आए हैं, खोजते खोजते आज घर का पता पाए हैं, तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। तो फिर बच्चन सिंह कहता है, कौन बच्चन सिंह, अच्छा अच्छा, वही तो मैं कहूँ, भला कौन। कहता जगपति पास पहुंचा और बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी परिस्थिति उसने स्वीकार कर ली हो। बच्चन सिंह जब फिर आने की बात कहकर चला गया तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू की, जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं। क्यों, क्या हुआ, कैसे होते हैं आदमी, जगपति ने पूछा। इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में न रहते घुसकर बैठ सकते हो, तुम तो उल्टे पैर लौट आओगे, चंदा कहकर जगपति के मुख पर कुछ इच्छित प्रतिक्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाह से ताकने लगी। यानी चंदा जब जगपति से बात कर रही है कि कैसे कैसे आदमी होते हैं, जब मैं अकेली थी फिर वो मेरे घर में आकर बैठ गई। जगपति ने चंदा की ओर ऐसे देखा जैसे यह बात कहने की या पूछने की है। फिर बोला, बच्चन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला होगा। पर कहते कहते चंदा रुक गई। आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे फायदा उठा सकना जितना आसान है उतना मेरा मतलब है कि उससे कुछ लिया जाएगा, उसे दिया भी जाएगा। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा और चंदा उठकर चली गई। उस दिन के बाद बच्चन सिंह लगभग रोज ही आने जाने लगा। जगपति उसके साथ साथ इधर उधर घूमता भी रहता। बच्चन सिंह के हाथ जब वह रहता, जब यानी बच्चन सिंह और फिर जगपति दोनों साथ साथ रहने लगे। बच्चन सिंह के साथ जब वह रहता, अजीब सी घुटन उसके दिल में बांधे रहती। यानी जब जब भी वो जगपति था वो बच्चन सिंह के साथ रहता तो उसके दिल में अजीब सी घुटन रहती थी। और तभी जीवन की तमाम विषमताएं भी उसकी निगाहों के सामने उभरने लगती। आखिर वह स्वयं एक आदमी है बेकार। यह माना कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल समस्या नहीं, वह भूखों नहीं मर रहा है, जाड़े में कांप नहीं रहा है, पर उसके हाथ पैर हैं, शरीर का पिंजरा है जो कुछ मांगता है, कुछ। और वह सोचता है यह कुछ क्या है, सुख शायद, हाँ शायद नहीं। वह तो दुख में भी जी सकने का आदी है, अभावों में जीवित रह सकने वाला आश्चर्यजनक कीड़ा है। तो फिर वासना, शायद हाँ शायद नहीं। चंदा का शरीर लेकर उसने उस क्षणिकता को भी देखा है। तो फिर धन, शायद हाँ शायद नहीं। उसके धन के लिए अपने को खपाया है, पर वह भी तो उस अदृश्य प्यास को बुझा नहीं पाया। तो फिर तो फिर क्या, वह कुछ क्या है जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है, शायद काम, हाँ यही, बिल्कुल यही, जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सूना न छोड़े, जिसमें वो अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख, असुरक्षा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण, उसे सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए। यही तो उसकी प्रकृत आवश्यकता है, पहली और आखिरी। यानी वो सोच रहा है कि उसके मन में क्या चलता रहता है और वो इतना खाली है, उसके लिए कोई ना कोई काम चाहिए। क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जबान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी पैदा नहीं हुआ
यहाँ सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है। काम ही जिसकी आस है, सिर्फ वह काम चाहता है काम। और एक दिन उसकी काम धंधे की समस्या भी हल हो गई। तालाब के ऊंचे वाले मैदान के दक्षिण ओर जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई। बोर्ड टंग गया। टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन भी हो गया और हवन भी हुआ। लकड़ी को कोई कमी नहीं थी। गांव से आने वाली गाड़ियों को इस कारोबार में ठहरे हुए आदमियों की मदद से मोल तोल करवा के वहां गिरवा दिया गया। गांठें एक ओर रखी गईं, चैलों की चट्टा करीने से लग गए और गट्ठे भी चीरने के लिए डाल दिए गए। दो तीन गाड़ियों का सौदा करने टाल चालू कर दी गई। भविष्य में स्वयं पेड़ खरीदकर काटने का तय कर लिया गया। यानी जो उसके काम की समस्या थी वो भी एक दिन समाप्त हो गई। एक मिनट दोस्तों। एक मिनट रुकिए दोस्तों, कोई टेक्निकल इशू है। नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आते हैं हम अपनी कहानी पर। यानी हम कहाँ थे? यानी जो जगपति के काम की समस्या थी वह भी फिर से उसकी समस्या का हल हो गया। बड़ी बड़ी स्कीमें बनी कि किस तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी, चीरने की नई मशीन लगेगी। कारोबार बढ़ जाने पर बच्चन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा और उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया है। अब 24 घंटे उसके सामने काम है। उसके समय का उपयोग है। दिन भर में वो 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वो पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है। और अब वह कामदार था। यानी बच्चन सिंह और जगपति ने मिलकर एक लकड़ी की टाल खोल दी और उसी में वो अपने काम में लग गया। वो कामदार तो था, लेकिन जब टाल की उस ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे तख्त पर वह गल्ला रखकर बैठता, सामने लगे लकड़ियों के ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जड़ों के लुढ़का हुआ देखता, तो एक निर्जरता बरबस उसके दिल को बांधने लगती। उसे लगता एक व्यर्थ पिशाच का शरीर टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिया गया है। फिर इन पर कुल्हाड़ी चलेगी और इनके रेसे रेसे अलग हो जाएंगे, और तब इनकी ठठरियों को सुखाकर किसी पैसे वाले के हाथ तक पर तौलकर बेच दिया जाएगा। और तब उसकी निगाहें सामने खड़े ताड़ पर अटक जाती। यानी वो सोचता कि जो लकड़ी है वो किसी पिशाच की तरह उसके सामने पड़ी है, इसको काट दिया जाएगा। आगे देखें, जिसके बड़े बड़े पत्तों पर सुर्ख गंदने वाले गिद्ध पर फड़फड़ाकर देर तक खामोश बैठे रहते। ताड़ का काला गडरेदार तना और उसके सामने गठरी हुई बाय में निसहाय कांपती भार ही नीम की पत्तियां चकराती झड़ती रहती। धूल भरी धरती पर लकड़ी के गाड़ियों के पहियों की पड़ी हुई लीक धुंधली सी चमक उठती और बगल वाले मूंगफली के पेंच की एक रस खरखराती आवाज कानों में भरने लगती। बगल वाली कच्ची पगडंडी से कोई गुजर कर टीले के ढलान से तालाब की निचाई में उतर जाता, जिसके गंदले पानी में कूड़ा तैरता रहता, और सुअर कीचड़ में मुंह डालकर उस कीड़े को रौंदते। दोपहर सिमटती और शाम की धुंध छाने लगती तो वह लालटेन जलाकर छप्पर के खंभे की कील में टांग देता, और उसके थोड़ी ही देर बाद अस्पताल वाली सड़क से बच्चन सिंह एक काले धब्बे की तरह आता दिखाई पड़ता। गहरे पड़ते अंधेरे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता, और जगपति के सामने जब वह आकर खड़ा होता तो वह उसे बहुत विशाल लगने लगता, जिसके सामने वो अपना अस्तित्व डूबता महसूस होता। यानी वो जगपति के सामने अपने आप को कहीं ना कहीं छोटा महसूस करने लगा था। बच्चन सिंह के सामने, सॉरी दोस्तों, जो जगपति था वो बच्चन सिंह कंपाउंडर था, तो उसके सामने वो अपने को बहुत छोटा महसूस करने लगा था। एक आध बिक्री की बातें होती और तब दोनों घर की ओर चल देते। घर पहुंचकर बच्चन सिंह कुछ देर जरूर रुकता, बैठता, इधर उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ जाता तो जगपति और बच्चन सिंह की थाली भी साथ लग जाती। चंदा सामने बैठकर दोनों को खिलाती। बच्चन सिंह बोलता जाता, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है कि उसकी भी बहार है, और तरकारी का स्वाद भी न मरा। होटलों में या मसाला
होटलों में या तो मसाला ही मसाला रहेगा या सिर्फ तरकारी ही तरकारी। वाह क्या बात है अंदाजी की। और चंदा बीच बीच में टोकर बोलती जाती, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी न मिले तब तक पेट ही नहीं भरता। या सिरका अगर इन्हें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका न जाने कैसा लगता था, पर अब ऐसा जान जवान पर चढ़ गया है कि या इन्हें कागज सी पतली रोटी पसंद ही नहीं आती। अब मुझसे कोई पतली रोटी बनाने को कहे तो बनती ही नहीं। आदत पड़ गई और फिर मन ही नहीं रह करता। पर चंदा की आंखें बच्चन सिंह की थाली पर ही जमी रहती। रोटी निपटी तो रोटी परोस दी, दाल खत्म हुई तो भी एक चमचा और परोस दी और जगपति सिर झुकाए खाता रहता। सिर्फ एक गिलास पानी मांगता और चंदा चौंक कर पानी देने से पहले कहती, अरे तुमने तो कुछ लिया भी नहीं। कहते कहते वो पानी दे देती और तब उसके दिल पर गहरी सी चोट लगती। न जाने क्यों वो खामोशी की चोट उसे बड़ी पीड़ा दे जाती, पर वो अपने को समझा लेती, कोई मेहमान तो नहीं है, मांग सकते, भूख नहीं होगी। जगपति खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता, क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तख्त पर जब वह लेटता तो अनायास ही उसका दिल भर भर आता। पता नहीं कौन कौन से दर्द एक दूसरे से मिलकर तरह तरह के टीस चटक और ऐंठन पैदा करने लगते। कोई एक रग दुखती तो वह सहलाता भी। जब सभी नसें चटकती हों तो कहाँ कहाँ राहत का अकेला हाथ सहलाए। लेटे लेटे उसकी निगाह ताड़ के उस ओर बनी पुख्ता कब्र पर जम जाती, जिसके सिरहाने कटीला बबूल का एक काकी पेड़ सुन्न सा खड़ा रहता। जिस कब्र पर एक पर्दासीन औरत बड़े लिहाज से आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली के फूल चढ़ा जाती, जे घूम घूम कर उसके फेरे लेती और माथा टेककर कुछ कदम उदास उदासी चलकर एकदम तेजी से मुड़कर दुसातियों के मोहल्ले में खो जाती। शाम होते फिर आती, एक दिया बारती और अगरबत्तियां जलाती, फिर मुड़ते हुए ओढ़नी का पल्ला कंधों पर डालती तो दिए की लौ कांपती, कभी कांप कर बुझ जाती, पर उसके कदम बढ़ चुके होते, पहले धीमे थमे उदास से और फिर तेज सदे सामान्य से, और वह फिर उसी मोहल्ले में खो जाती। और तब रात की तन्हाइयों में बबूल के कांटों के बीच वो साए साए करते ऊंचे नीचे मैदान में जैसे उस कब्र से कोई रूह निकलकर निकट अकेली भटकती रहती। यानी जगपति जो अपनी टाल पर सोता था तो उसे वो ऐसा ऐसा सोचने लगता था। तभी ताड़ पर बैठे सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध में मनहूस सी आवाज में किलबिला उठते और ताड़ के पत्ते भयानकता से खड़बड़ा उठते। जगपति का बदन कांप जाता। वो भटकती रूह जिंदा रह सकने के लिए जैसे कब्र की ईंटों में बबूल के साया तले दुबक जाती। जगपति अपनी टांगों को पेट में भींचकर कंबल से मुंह छुपा औंधा लेट जाता। तड़के ही ठेके पर लगे लकड़हारे लकड़ी चीरने आ जाते। तब जगपति कंबल लपेट घर की ओर चला जाता। राजा, अब यहाँ से फिर राजा की दोस्तों कहानी हुई। अब तक जो हमारी कहानी चली यहाँ तक ये जगपति की थी। अब यहाँ से हमारी जो कहानी चलेगी वो अब राजा की कहानी है। राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे, माँ सुनाया करती थी। एक दिन राजा ही महल के बाहर निकल कर आए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी इन्हें देखते ही अपना झाड़ू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज राजा निर्बंसिया का मुंह देखा है, न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी विपत्ति टूट पड़ी। राजा को इतना दुख हुआ कि उल्टे पैर महल को लौट गए। मंत्री को हुक्म दिया कि उस मेहतरानी का घर नाज से भर दें और सब राजसी वस्त्र उतार राजा उसी क्षण जंगल की ओर चले गए। उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल की रात तेरी मनोकामना पूरी होने वाली है। यानी दोस्तों, जब राजा एक एक सवेरे राजा जब सुबह अपने महल से निकले तो एक मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी। तो जैसे ही उसने राजा को देखा तो उसने कहा कि हाय, राजा निर्बंसिया का मुंह देख लिया, अब जाने रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस बात से राजा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने वस्त्र, जो राजसी वस्त्र थे, उन्हें उतार कर वो जंगल को रवाना हो गए। अब आगे देखें। रानी बहुत पछता रही थी, पर फौरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उस सराय में पहुंच गई जहां वह टिके हुए थे। रानी भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारिन बनकर राजा के पास रात में पहुंची।
यानी जो रानी थी वो किसका वेश धारण करके राजा से मिलने गई थी दोस्तों, तो वो भैयारिन का वेश धारण करके गई थी, ये आप ध्यान रखना। रात भर उनके साथ रही और सुबह राजा के जगने से पहले सराय छोड़ महल में लौट गई। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चले गए। 2 ही दिनों में राजा के निकल जाने की खबर राज भर में फैल गई। राजा निकल गए, राज चारों तरफ यह खबर थी। और उस दिन टोले मोहल्ले के हर आंगन में बरसात के मेघ की तरह यह खबर बरबस फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। यहाँ से अब दोस्तों फिर हमारी चंदा की कहानी स्टार्ट होती है। यानी दोस्तों क्या हुआ कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है, तो ये बात उसके मोहल्ले में एकदम से फैल गई। नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कोठरी में फिक्री सुनही रुक गई। मुंशी जी ने अपना मीजान लगाना छोड़ फिसपारित नेत्रों से ताक कर खबर सुनी। दोस्तों ये सब उसके पड़ोसी हैं, इनको आप ध्यान रखना, एग्जामिनर इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आप जरूर ध्यान रखना कि नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कोठरी है, वो फिक्री सोचते हैं। मुंशी जी ने अपना मीजान लगाना छोड़ विस्फारित नेत्रों से ताक कर खबर सुनी। बंसी कराने वाले ने कुएं में से आंधी गई रस्सी खींची, डोल मन में पटक कर सुना। सुदर्शन दर्जी ने मशीन के पहिए को हथेली से रगड़ कर रोककर सुना। हंसराज पंजाबी ने अपनी नीली लगी मलगुजी कमीज की आस्तीनें चढ़ाते हुए सुना। और जगपति की बेवा चाची ने औरतों के जमघट में बड़े विश्वास पर भेद भरे स्वर में सुनाया। आज 6 साल हो गए शादी को, न बाल न बच्चा, न जाने किसका पाप है उसके पेट में और किसका होगा उस मुस्तंडे कंपाउंडर के, न जाने कहाँ से कुलच्छनी इस मोहल्ले में आ गई। इस गली की तो पुश्तों से ऐसी मर्जाद रही है कि गैर मर्द औरत की परछाई तक नहीं देख पाए। यहाँ के मर्द तो बस अपने घर की औरतों को जानते हैं, उन्हें तो पड़ोसी के घर की जनानियों की गिनती तक नहीं मालूम। यह कहते कहते उनका चेहरा तमतमा आया और सब औरतें देवलोक की देवियों की तरह गंभीर बनी, अपनी पवित्रता की महानता के बोझ से दबी धीरे धीरे खिसक गईं। सुबह यह खबर फैलने से पहले जगपति टाल पर चला गया था, पर सुनी उसने भी आज ही थी। दिन भर वह तख्त पर कोने की ओर मुंह किए पड़ा रहा, न ठेके की लकड़ियां तिराईं, न बिक्री की ओर ध्यान दिया, न दोपहर का खाना खाने ही घर गया। जब रात अच्छी तरह फैल गई, वह हिंसक पशु की भांति उठा। उसने अपनी अंगुलियां चटकाईं, मुट्ठी बांधकर बांह का जोर देखा तो नसें तनी और बांह में कठोर कंपन सा हुआ। उसने 3-4 पूरी सांसें खींची और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ, कंकड़ की सड़क आई, सड़क खत्म हुई, गली आई, और गली के अंधेरे में घुसते हुए सहसा सहम गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया। उसकी फटी हुई सख्त की नस पर हिम शीतल होठ रहकर सारा रस चूस लिया और गली के अंधेरे की हिराकत भरी कालिक और भी भारी हो गई, जिसमें घुसने से उसकी सांसें रुक जाएंगी, घुट जाएंगी। वह पीछे मुड़ा पर रुक गया, फिर कुछ सहमत होकर चारों चोरों की तरह निशब्द कदमों से किसी तरह घर के भीतरी देहरी पर पहुंच गया। यानी वो अपने घर को जाने में उसे वो थोड़ा सहम रहा है, उसे थोड़ा असमंजस हो रहा है कि वो अपने घर जाए या न जाए। दाईं ओर की रसोई वाली दहलीज में कुप्पी टिमटिमा रही थी और चंदा अस्त व्यस्त दीवार से सिर टेके शायद आसमान निहारते निहारते सो गई थी। कुप्पी का प्रकाश उसके आधे चेहरे को उजागर किए था और आधा चेहरा गहन कालिमा में डूबा अदृश्य था। वह खामोशी से खड़ा ताकता रहा। चंदा के चेहरे पर नारीत्व की पूर्णता आज उसे दिखाई दी। यानी उसने जब ध्यान से चंदा को देखा तो जो नारीत्व होता है, तो उसने नारीत्व की जो पूर्णता थी उसे आज चंदा के चेहरे पे दिखाई थी। चेहरे की सारी कमनीयता न जाने कहाँ खो गई थी, उसका अछूतापन न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। फूला फूला मुख जैसे टहनी से तोड़े फूल को पानी में डालकर ताजा किया गया हो, जिसकी पंखुड़ियों में टूटन की सुरमई रेखाएं पड़ गई हों, पर भीगने से भारीपन आ गया हो। उसके खुले पैर पर उसकी निगाह पड़ी तो सूजा सा लगा, एड़ियां भरी सूजी सी और नाखूनों के पास अजब सा सूखापन। जगपति का दिल एक बार मसूक उठा, उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले, अपने हाथों से उसका पूरा शरीर छू कर सारा कलश पोंछ दे।
उसे अपनी सांसों की अग्नि में तपाकर एक बार फिर पवित्र कर ले और उसकी आंखों की गहराई में झांक कर कहे, देवलोक से किस शापवश निर्वासित हो तुम इधर आई गई चंदा, यह शाप तो अमिट था। तभी चंदा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। जगपति को सामने देख उसे लगा वो एकदम नंगी हो गई हो। अतिशय लज्जित हो उसने अपने पैर समेट लिए, घुटनों में धोती नीचे सरकाई और बहुत संयम से उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो वहीं कमरे की देहरी पर चौखट से सिर टिकाकर बैठ गया। नजर कमरे में गई तो लगा कि पराये स्वर यहाँ गूंज रहे हैं, जिनमें चंदा का भी एक है। एक तरफ घर के हर कोने से अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता आ रहा था। एक अजीब निस्तब्धता, असमंजस, गति पर पथभ्रष्ट, शकलों पर आकारहीन। यानी जो जगपति है वो पता नहीं क्या क्या सोच रहा है। खाना खा लेते, चंदा का स्वर कानों में पड़ा। वो अनजाने ऐसे उठ बैठा जैसे तैयार बैठा हो। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा न की थी। खाने तो बैठ गया, पर कौर नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े सधे शब्दों में कहा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। जैसे वो इस सूचना से परिचित था। बोला, अच्छा। चंदा फिर बोली, मैंने बहुत पहले घर चिट्ठी डाल दी थी, भैया कल लेने आ रहे हैं। तो ठीक है, जगपति वैसे ही डूबा डूबा बोला। चंदा का बांध टूट गया और वह वहीं घुटनों में मुंह दबाकर कातर सी फपक फपक कर रो पड़ी। न उठ सकी न हिल सकी। जगपति क्षणभर तो विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए उसके होठ फड़के और क्रोध के ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए वो फूट पड़ा। यह सब मुझे क्या दिखा रही है, बेशर्म बगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था जब मेरी मेरी लाश तले, तब की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का स्वर फूटा, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। यानी चंदा कहती है कि तब की बात झूठ थी, अस्पताल की बात तो झूठ थी, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। ये कहते कहते चंदा रुक गई। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपटी पर आग सुलगाता पड़ा और जगपति अपनी हथेली दूसरी से दबाता खाना छोड़ कोठरी में घुस गया और रात भर कुंडी चढ़ाए उसी कालिक में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा घर छोड़कर गांव चली गई। जगपति पूरा दिन और रात टाल पर ही काट देता, उसी वीराने में, तालाब के बगल कब्र बबूल ताड़ के पड़ोस में। पर मन मुर्दा हो गया था। जगपति वो अपने को वहीं रोके रहता। उसका दिल होता कहीं निकल जाए, पर ऐसी कमजोरी उसके तन और मन को खोखला कर गई थी कि चाहने पर भी वह न जा पाता। हकारत भरी नजरें सहता, पर वहीं पड़ा रहता। काफी दिनों बाद जब नहीं रहा गया तो एक दिन जगपति घर पर ताला लगा नजदीक के गांव में लकड़ी काटने चला गया। यानी वो टाल पर ही दिन रात बना रहता था। वह घर भी नहीं जाता था। तो एक दिन उसका मन नहीं लगा था तो वह भी दूसरे गांव में जो लकड़ी कटने वाली थी तो वहां वह भी जाने लगा। उसे लग रहा था कि अब वह पंगु हो गया है, बिल्कुल लंगड़ा और रेंगता पीड़ा। किसके न आंख है, न कान, न मन इच्छा। वह उस बाग में पहुंच गया जहाँ खरीदे पेड़ कटते थे। दो आरे वाले पतले पेड़ के तने पर आरा रखा और कर्र कर्र का आवाज शोर शुरू हो गया। दूसरे पेड़ पर बन्ने और सपूरे कुल्हाड़ी की बज उठी। यानी दूसरे पेड़ पर बन्ने और सपूरे की कुल्हाड़ी बज उठी। दोस्तों इन दोनों के नाम ध्यान रखना, ये हमारे नए कैरेक्टर आए हैं, बन्ने और सपूरे, जो उसके लकड़ी काटने वाले थे उन्हीं में थे। और गांव से दूर उस बाग में एक लयपूर्ण शोर शुरू हो गया। जड़ पर कुल्हाड़ी पड़ती तो पूरा पेड़ थर्रा जाता। करीब के खेत की मेड़ पर बैठे जगपति का शरीर भी जैसे कांप कांप उठता। चंदा ने कहा था, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, क्या वो ठीक कहती थी? क्या बच्चन सिंह ने टाल के लिए जो रुपए दिए थे उसका ब्याज इधर चुकता हुआ? क्या सिर्फ वही रुपए आग बन गए जिसकी आंच में उसकी सहनशीलता, विश्वास और आदर्श मोम से पिघल गई? सपूरे बाग से लगे दड़े पर किसी ने आवाज लगाई। सपूरे ने कुल्हाड़ी रोककर वहीं से हाँक लगाई। कोने के खुद से लीक बनी है, जरा मेड़ मारकर नंगा ला गाड़ी। जगपति का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर दड़े दगड़े पर आंखें गड़ाईं। दो भैंसा गाड़ियां लकड़ी भरने के लिए आ पहुंची। सकूरे ने जगपति के पास आकर कहा, एक गाड़ी का भुर्ता हो गया, बल्कि डेढ़ का। अब इस पतरिया पेड़ को न छांट दें। जगपति ने उस पेड़ की ओर देखा जिसे काटने के लिए सकूरे ने इशारा किया था। पेड़ की शाख हरी पत्तियों से भरी थी। वह बोला, अरे यह तो हरा है, अभी इसे छोड़ दो।
हरा होने से क्या उखड़ तो गया है, न फूल का न फल का, अब कौन इसमें फूल फल आएंगे, 4 दिन में पत्ती झुरा जाएंगी। सपूरे ने पेड़ की ओर देखते हुए उस्तादी अंदाज से कहा। तो जगपति कहता है, जैसा ठीक समझो तुम। जगपति ने कहा और उठकर मेड़ मेड़ पक्के कुएं पर पानी पीने चला गया। दोपहर ढलते गाड़ियां भरकर तैयार हुईं और शहर की ओर रवाना हो गईं। जगपति को उनके साथ जाना पड़ा। गाड़ियां लकड़ी से लदी शहर की ओर चल रही थीं और जगपति गर्दन झुकाए कच्ची सड़क की धूल में डूबा भारी कदमों से धीरे धीरे उन्हीं की बजती घंटियों के साथ निर्जीव सा बढ़ता जा रहा था। कई बरस बाद जब राजा परदेश से, अब दोस्तों यहाँ से हमारी फिर राजा की कहानी स्टार्ट होती है। यहाँ से जगपति की कहानी खत्म, अब यहाँ से फिर राजा की कहानी शुरू होती है कि कई बरस बाद राजा परदेश से बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लादकर अपने देश की ओर लौटे। माँ सुनाया करती थी, राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ पतेल की झाड़ी में उलझ गया। हर तरह कोशिश की पर पहिया न निकला। तब एक पंडित ने बताया कि सकट के दिन, दोस्तों ये ध्यान रखना कि सकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें छुड़ा दे तो पहिया निकल जाएगा। वही दो बालक खेल रहे थे। उन्होंने यह सुना तो कूदकर पहुंचे और कहने लगे कि हमारी पैदाइश सकट की है। यानी जो राजा था वो वहाँ से परदेश से लौटा था, तो वहाँ से बहुत धन लाद कर गाड़ी में लेकर आ रहा था, तो उसकी जब गाड़ी का पहिया था वो फंस गया। तब उसने बहुत कोशिश की, जब नहीं निकला तो एक पंडित ने बताया कि अगर कोई बच्चा सकट का, जिसमें जिस दिन सकट होता है उस दिन का उसका जन्म होगा, तो अगर वो अपने घर से सुपारी लाकर इससे छुड़ा देगा तो गाड़ी निकल जाएगी। तो वहीं दो बच्चे खेल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हमारी पैदाइश सकट की है, पर सुपारी तब लाएंगे जब तुम आधा धन देने का वादा करो। राजा ने बात मान ली। बालक दौड़े दौड़े घर गए, सुपारी लाकर छुड़ा दी, फिर घर का रास्ता बताते बताते आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक ली। राजा को बड़ा अचरज हुआ कि हमारे ही महल में ये दो बालक कहाँ से आ गए। भीतर पहुंचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई। पर राजा ने पहले उन बालकों के बारे में पूछा तो रानी ने कहा कि ये दोनों बालक उन्हीं के राजकुमार हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। रानी बहुत दुखी हुई। गाड़ियां जब टाल पर आकर लगीं, अब यहाँ से जगपति की फिर से कहानी शुरू होती है कि गाड़ियां जब टाल पर आकर लगीं और जगपति तख्त पर हाथ पैर ढीले करके बैठ गया, तो पगडंडी से गुजरते मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया। यानी गाड़ियां जब जैसे ही उसकी टाल के पास पहुंची तो वहीं पर वो बैठ गया, तो उसी के पास जो उसके पड़ोस के मुंशी जी थे, तो वो आकर उन्होंने बताया, अभी उस दिन वसूली में तुम्हारी ससुराल के नज़दीक एक गांव में जाना हुआ तो पता लगा कि 15-20 दिन हुए चंदा के लड़का हुआ है। यानी अभी 15-20 दिन हुए हैं, चंदा के लड़का हुआ है। और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों में पर्दा डालते हुए बोले, भगवान के राज में देर है अंधेर नहीं जगपति भैया। जगपति ने सुना तो पहले उसने गहरी नजरों से मुंशी जी को ताका, पर वह उनके तीर का निशान ठीक ठीक नहीं खोज पाया। पर सब कुछ सहन करते हुए बोला, देर और अंधेर दोनों हैं। अंधेर तो सरासर है, त्रिया चरित्र है सब, बड़े बड़े हार गए हैं। कहते कहते मुंशी जी रुक गए, पर कुछ इस तरह जैसे कोई बड़ी भेद भरी बात है जिसे उनकी गोल होती हुई आंखें समझा देंगी। जगपति मुंशी जी की तरफ ताकता रह गया। मिनट भर मनहूस सा मौन छाया रहा। उसे तोड़ते हुए मुंशी जी बड़ी दर्द भरी आवाज में बोले, सुन तो लिया होगा तुमने। यानी मुंशी जी, और जब वो दोनों आपस में वहीं पर खड़े बातें कर रहे तो मुंशी जी ने एकदम से कहा कि तुमने सुन सुन तो लिया होगा। तो जगपति कहता है, क्या? कहने को जगपति कह गया, पर उसे लगा कि अभी मुंशी जी उस गांव में फैली बातों को ही बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे। उसने नाहक पूछा। तभी मुंशी जी ने उसकी नाक के पास मुंह ले जाते हुए कहा, चंदा दूसरे के घर बैठ रही है, कोई मधुसूदन है वहीं का। यानी मुंशी जी ने ये खबर जगपति को दी कि चंदा दूसरी शादी कर रही है, कोई मधुसूदन नाम से है वहीं पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहते तो वो यही है कि मर जाए तो रास्ता खुले, पर राम जी की मर्जी। सुना है बच्चा रहते भी वो चंदा को बैठाने को तैयार है। यानी मुंशी जी उसके ससुराल से ये खबर लेके आए कि एक तो उन्होंने ये खबर दी कि उसके बच्चा होने वाला है, और साथ ही दूसरी खबर दी
कि चंदा दूसरी शादी करने वाली है। जगपति की सांस गले में अटक कर रह गई। बस आंखें मुंशी जी के चेहरे पर पथराई सी पड़ी थीं। मुंशी जी बोले, अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है, अब काहे का शर्म लिहाज। अपना कहकर किस मुंह से मांगू बाबा, हर तरफ से कर्ज से दबा हूँ, तन मन से, पैसे से, इज्जत से, किसके बल पर दुनिया सजोने की कोशिश करूँ। कहते कहते वो अपने में खो गया। यानी मुंशी जी ने कहा कि अदालत से तुम्हें बच्चा मिल जाएगा, तुम बच्चे को ले लो और अपना जो परिवार है वो बढ़ा लो। मुंशी जी वहीं बैठ गए। जब रात झुक आई तो जगपति के साथ ही मुंशी जी भी उठे। उसके कंधे पर हाथ रखे वे उसे गली तक लाए। अपनी कोठरी आने पर पीठ सहलाकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। वो गर्दन झुकाए गली के अंधेरे में उन्हीं ख्यालों में डूबे ऐसे चलता गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर कुछ ऐसा बोझ था जो न सोचने देता था और न समझने। जब चाची की बैठक के पास गुजरने लगा तो सहसा उसके कानों में भनक पड़ी, आ गई सत्यानाशी कुल बोरन। यानी जैसे ही वो आया अपने घर पे तो उसकी चाची का दूसरा शब्द सुनाई दिया, आ गई सत्यानाशी कुल बोरन। और जब वो अस्पताल से लौट कर आया था पहली बार, तब उसकी चाची ने भी कहा था उस दिन कि आ गई राजा निर्बंसिया। तो उसने जरा नजर उठाकर देखा तो गली की चाची भौजाइयां बैठक में जमा थीं और चंदा की चर्चा छिड़ी थी, पर वह चुपचाप निकल गया। इतने दिनों बाद ताला खोला और बरेठे में अंधेरे में कुछ सूझ न पड़ा तो एकाएक वह रात उसकी आंखों के सामने घूम गई जब वो अस्पताल से चंदा के साथ लौटा था। बेवा चाची का वह जहर भुज तीर आ गई राजा निर्बंसिया अस्पताल से, और आज सत्यानाशी कुल बोरन। और स्वयं उसका वह वाक्य चंदा को छेद गया था, तुम्हारे कभी न कुछ न होगा। और उस रात की शिशु चंदा चंदा का लड़का हुआ है। चंदा का लड़का हुआ है। वह कुछ न जानती, आदमी का बच्चा न जनती, वह कुछ और भी जनती, कंकड़ पत्थर वह नारी न बनती, बच्ची ही बनी रहती। उस रात की शिशु चंदा। पर चंदा यह सब क्या करने जा रही है? उसके जीते जी वह दूसरे के घर बैठने जा रही है। कितने बड़े पाप में धकेल दिया चंदा को। पर उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए, आखिर क्या। पर मेरे जीते जी तो यह सब अच्छा नहीं। वह इतनी घृणा बर्दाश्त करके भी जीने को तैयार है, और मुझे जलाने को। वह मुझे नीचा समझती है, कायर नहीं। तो यह बात खबर तो लेती। बच्चा हुआ तो पता लगता, पर नहीं। वह उसका कौन है? कोई भी नहीं। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है। दोस्तों ये वाली लाइन जरा इम्पोर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना थी। तो औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है, और नहीं तो वह हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। तो क्या चंदा औरत नहीं रही? वह जरूर औरत थी, पर स्वयं मैंने उसे नरक में डाल दिया। वह बच्चा मेरा नहीं, पर चंदा तो मेरी है। एक बार उसे ले आता, फिर यहाँ रात के मोहक अंधेरे में उसके फूल से अंदरों को देखता, निर्द्वंद सोई पलकों को निहारता, सांसों की दूध सी अछूती महक को समेट लेता। आज का अंधेरा, घर में तेल भी नहीं, दिया जला ले। और फिर किसके लिए, कौन जलाए? चंदा के लिए, पर उसे तो बेच दिया था। सिवा चंदा के कौन सी संपत्ति उसके पास थी जिसके आधार पर कोई कर्ज देता? कर्ज न मिलता तो यह सब कैसे चलता? काम पेड़ कहाँ से कटते? और तब सकूरे के वे शब्द उसके कानों में गूंज गए, हरा होने से क्या उखट हो गया है? वह स्वयं भी तो एक उखटा हुआ पेड़ है, न फल का न फूल का, सब व्यर्थ ही तो है। जो कुछ सोचा उस पर कभी विश्वास न कर पाया। चंदा को चाहता रहा, पर उसके दिल में चाहत न जगा पाया। उसे कहीं से एक पैसा मांगने पर डांटता रहा, पर खुद लेता रहा। और आज वह दूसरे के घर बैठ रही है, उसे छोड़कर वह अकेला है। हर तरफ बोझ है जिसमें उसकी नस नस कुचली जा रही है, रग रग फट गई है, और वह किसी तरह टटोल टटोल कर भीतर घर पहुंचा। यानी वो सोच रहा है कि मैंने चंदा के साथ कितना वो किया है। और यहाँ से राजा की कहानी फिर से आई है दोस्तों, कि रानी अपनी कुल देवता के मंदिर में पहुंची। माँ सुनाया करती थी, अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। राजा देखते रहे। कुल देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी देवी शक्ति से दोनों बालकों को तत्काल जन्मे शिशु में बदल दिया। रानी की छातियों में दूध भर आया, उनमें से धार फूट पड़ी जो शिशुओं के मुख में गिरने लगी।
राजा को रानी के सतीत्व का सबूत मिल गया। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और कहा कि तुम देवी हो, ये मेरे पुत्र हैं। और उस दिन से राजा ने फिर से राजकाज संभाल लिया। यानी नारायण जो रानी थी उसने अपने सतीत्व की परीक्षा देने के लिए अपने कुल देवता की तपस्या की, और उसके कुल देवता ने जो बच्चे थे उन्हें छोटा बच्चा बना दिया। और इससे राजा समझ गया कि रानी का जो सतीत्व है वो सही है। अब आगे देखें। पर उसी रात जगपति अपना सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया, क्योंकि चंदा के पास कोई देवी शक्ति नहीं थी और जगपति राजा नहीं, बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। यानी जो जगपति था उसने दोस्तों उस रात सब कुछ छोड़ छाड़ कर अफीम और तेल पीकर अपनी जान गंवा ली। ठीक है दोस्तों, तो जगपति ने अपनी मृत्यु कैसे की? तो अफीम और तेल पीकर वो मर गया। राजा ने दो बातें की, माँ सुनाती थी। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, और दूसरा राजा के नए सिक्के पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवाकर चालू किया। यानी राजा ने अपने शासन जब से संभाला फिर से, तो उसने उसमें दो काम किए। एक तो रानी के नाम से बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, और दूसरा जो उसका बड़ा बेटा था राजकुमार था उसके नाम से सिक्के चलवाए, जिससे राजभर में अपने उत्तराधिकार की खबर हो जाए। जगपति ने मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, और सेम जगपति ने भी मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, यानी दो चिट्ठियां छोड़ी, एक चंदा के नाम और दूसरा कानून के नाम। ठीक है दोस्तों, तो जगपति ने दो चिट्ठियां छोड़ी, एक चंदा के नाम थी, दूसरे कानून के नाम थी। चंदा को उसने लिखा था, चंदा मेरी अंतिम चाह रही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी एक दो दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर जरूर चली आना। और दूसरी में उसने लिखा, कानून को जो उसने लिखा था उसमें लिखा था, किसी ने मुझे मारा नहीं है। यानी वो कहता है कि किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा, उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं, उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर न आ जाए। आग बच्चे से दिलवाई जाए बस। माँ जब कहानी समाप्त करती तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते और मेरी कहानी भी खत्म हो गई। पर तो दोस्तों यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। तो कहानी थोड़ी लंबी थी दोस्तों, पर कोई नहीं, हमने कहानी का पूरा मूल पाठ किया और उसमें देखा कि जो जो हमारा इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ थीं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल पूछी जा रही हैं, तो वैसे ही हमने कहानी समाप्त की। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इस कहानी की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राधे हिंदी एकेडमी से जुड़ जाइए, और साथ ही आप इस कहानी का जो तथ्यपरक अध्ययन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।